आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी। अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम जान लेंगे और इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होता है ये सब भी देखेंगे। तो हेलो, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इसका सबसे पहले जो स्टैब्लिशमेंट या एग्जिस्टेंस में कब आया था, ये आया था 1 सितंबर 1872 में। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। इसको आगे डेफिनेशन को आगे पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए। कोई भी अगर एक्ट होता है उसका जो डेफिनेशंस होता है, जिसको डिफाइन किया जाता है, ठीक, कुछ टर्म्स जिसका डेफिनेशंस वो किस सेक्शंस में दिया होता है, वो सेक्शंस 2 में ही दिया हुआ होता है। तो इसीलिए इसमें भी जो मेन हम पढ़ेंगे वो आज होगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, इसके डेफिनेशन में बोला गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वो सारा अग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अग्रीमेंट और एक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ या इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इसी को बोला जाता है अग्रीमेंट। ऑफर मतलब मान लीजिए एक बायर एक सेलर है, ठीक है। सेलर कुछ चीज़ सेल करने का पहले आपको ऑफर देता है कि ये दिस इज़ फॉर सेल। आप लोग जो देखते हैं, ठीक है, मार्केट में भी जाते हैं, बाज़ार में भी जाते हैं, तो वहाँ भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा मान लीजिए डिस्प्ले पे भी लगाया रहता है या कोई सब्जी लेकर के बैठा है, मतलब वो आपको ऑफ़र दे रहा है। आप जब जाते हैं उसको खरीदते हैं तो आप उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, जब आप कोई ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको प्रॉमिस बोला जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है और यही दो चीज़ को मिला करके अग्रीमेंट बन जाता है। अब अग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। अब देखिए जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे या दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों का सम अप होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अग्रीमेंट तो आप समझ लिए, ठीक है, कि कोई भी दो पार्टी के बीच में जब कोई एक डिसीजन होता है। इसके लिए और एक एसेंशियल क्या है कि मिनिमम 2 पर्सन होना ही चाहिए। आप खुद के साथ, सेल्फ के साथ तो अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो मिनिमम 2 मेंबर्स इसमें लगेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए सेलर है, बी एक बायर है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है। दोनों एक डिसीजन पे आते हैं टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए भी अग्रीमेंट हम कर सकते हैं। आपस में जो डिसीजन बनता है तो उसी को अग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इसको समझिए। इन्फोर्सिबल मतलब जिसके अगेंस्ट में हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर 2 पर्सन है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, तो अगर वो चीज़ कोई एक पार्टी नहीं करता है परफॉर्म, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो जिसने परफॉर्म कर दिया वो उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है। तो इसी को बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब क्या सारे अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्या, नो। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आपके जो सोशल जो रिलेशंस है उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। ये कौन सा रिलेशंस को कवर करता है या कौन सा केसेस को कवर करता है, ये कॉमर्शियल केसेस को ही कवर करता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल से समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप के पेरेंट्स, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, आपके पेरेंट्स है, वो क्या बोलते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं या वो एक मान लीजिए अग्रीमेंट ही करते हैं, ठीक है। अग्रीमेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक बातचीत जो होता है वो प्रॉमिस करते हैं आपको, ठीक है, कि अगर आप इस बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, 90% मार्क्स एंड अबव अगर आप लाते हैं, तो आपको मान लीजिए बाईसाइकिल या बाइक गिफ्ट करेंगे या एक फ़ोन ही अच्छा सा आपको गिफ्ट करेंगे, ये बोलते हैं। उसके अनुसार आप क्या करते हैं, आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं, आप 90% मार्क्स भी लेकर के आते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको कोई भी कारण से आपको जो गिफ्ट का प्रॉमिस किए थे वो आपको नहीं देते हैं।
तो आपके बीच में तो एक अग्रीमेंट हुआ था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ था, ठीक है, आपने उसको फुलफिल भी किया, लेकिन क्या आप इसके अगेंस्ट में अपने मम्मी पापा के ऊपर केस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सोशल रिलेशन है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, तो इसमें भी क्या सोशल ऑब्लिगेशन होता है, तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो यही चीज़ जो स्टार्टिंग में बोला गया था, जो स्टार्टिंग में हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो है ये सोशल ऑब्लिगेशंस को कवर नहीं करता है, सोशल रिलेशंस को कवर नहीं करता है। ये लोग कौन सा चीज़ को, कौन सा केसेस को कवर करता है? ये कॉमर्शियल, फॉर एग्जांपल सेलर एंड बायर के बीच में आप उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी होता है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसी से आया है एक वर्ड की all contracts are agreement but all agreements are not contract। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ही तो अग्रीमेंट है, बिना अग्रीमेंट के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे कीजिएगा? तो इसीलिए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, उसमें अग्रीमेंट एसेंशियल है, लेकिन सारे अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में जब इन्फोर्सेबिलिटी लगता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, विदाउट इन्फोर्सेबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत बेसिक एसेंशियल्स है, अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाएगा? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला अग्रीमेंट, ये तो एकदम बेसिक सा बात है, ये पहला पॉइंट है कि अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट किस किस चीज़ से होता है? इसका अग्रीमेंट का बेसिक एलिमेंट्स क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना। ऑफर होगा, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस बन जाएगा, वो एक अग्रीमेंट बन जाएगा। फिर जब इन्फोर्सिबिलिटी आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा आइए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल, मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हैं, कोई दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो पर्सन मिल करके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट बनाते हैं, क्या दूसरे पर्सन को चीट करने के लिए या उसके साथ फ्रॉड करने के लिए, तो वो क्या लॉफुल है? उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है? नहीं, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल है तो ही आप उसको इन्फोर्सिबिलिटी करवा सकते हैं, और ये एक बेसिक एलिमेंट हो गया किसका? कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिक एलिमेंट है। दूसरा क्या? लीगल पर्पस एंड कंसिडरेशन या लॉफुल पर्पस एंड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे समझिए कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। क्या? समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप जब भी अग्रीमेंट पे जाते हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है, वही आपके लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बायर एंड सेलर, ए एंड बी, ए एक सेलर है, बी एक बायर है, तो जो सेलर है ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? जब आप उसको मनी पे करते हैं तो ए के लिए कंसिडरेशन मनी हो जाएगा, समथिंग इन रिटर्न, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है। बी के लिए समथिंग इन रिटर्न मतलब कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स जो वो परचेज कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है कंसिडरेशन। अब देखिए, कंसिडरेशन और पर्पस ये दोनों ही लीगल और लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग आपस में करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ पैसे देता है कि तुम जा करके उसका मर्डर करके आओ या उसका कुछ सामान स्टील करके लाओ, चोरी करके लेके आओ, तो क्या ये यहाँ पे जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है क्या वो लॉफुल है? क्या वो लीगल है? तो यहाँ पे लीगल नहीं है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, ये वाइड हो जाएगा। वाइड मतलब नल, मतलब आप इसको इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब आगे देखिए, कंसेंट, फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? कंसेंट मतलब आपका मर्जी। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका मर्जी उसमें शामिल होना चाहिए, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। आप अपने विल से उस पर एंटर कीजिए तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक सेलर है ए, बी एक बायर है, वो आते हैं आपके पास गाड़ी परचेज करने के लिए, आपका हाउस परचेज करने के लिए। अगर आप खुद से अपने विल से आपके फ्री कंसेंट से आप उसको अपना प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। अब मान लीजिए आपको सेल नहीं करना है, आपका इच्छा नहीं है कि आप उस अपने प्रॉपर्टी को सेल करें, लेकिन जो बी पर्सन है वो आपको क्या करता है? एट द गन पॉइंट, क्या बंदूक दिखा करके आपको बोलता है कि आप इस अग्रीमेंट पे, आप इस पेपर पे साइन कीजिए। क्यों?
साइन कीजिए क्या के लिए, कि आप ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। आप डर से क्या बोलिएगा उस टाइम में कि हाँ ठीक है मैं ये प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, लेकिन क्या वहाँ पे आपका फ्री कंसेंट था? क्या आप फ्रीली उसमें एंटर हुए? नहीं, उसमें आपको कोअर्शन, अंडर कोअर्शन मतलब धमकी दे करके, डरा के, धमका के आपको एंटर करवाया गया। तो ये फ्री कंसेंट, अगर फ्री कंसेंट है, कब कब फ्री कंसेंट नहीं होता है, जैसे कोवर्शन हो गया, अनडू इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम कभी और दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि फ्री कंसेंट मतलब आपका जो इच्छा है, आप खुद से अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया। उसके बाद क्या, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर एक माइनर है तो क्या वो कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होगा, लेकिन उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, आप उसको इन्फोर्सिएबल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे लूनेटिक हो गया, कोई एक शराबी जिसका जो मेंटल डिसऑर्डर एक पर्सन है, ठीक है, उसका मेंटली डिसऑर्डर, वो मेंटली ठीक नहीं है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। तो ये हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो पार्टीज है वो कैपेबल होने चाहिए, वो एकदम अपने दिमाग, उनका दिमाग भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली डिसऑर्डर हो, ठीक है। उसके बाद आइए, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना पड़ता है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको राइटिंग में साइन करना होगा, आपको उसमें सिग्नेचर होना मस्ट है, स्टैम्प होना मस्ट है, तो ये सब चीज़ क्या हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये सब चीज़ भी उसमें होना चाहिए। उसके बाद देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कीजिए जो कि परफॉर्म करना पॉसिबल हो। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि चांद तारे लेकर के आऊँगा, ठीक है, या आप कॉन्ट्रैक्ट करते किसी के साथ कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आप एक डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ये जो डेड बॉडी है इसको जिंदा कर दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम पॉसिबिलिटी। आप जो परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में वो पॉसिबल होना चाहिए, उसको परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए, एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ चीज़ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कुछ केसेस दिया गया है। क्या क्या केसेस? जो कि एक्सप्रेसली आपको बोल दिया गया है कि ये वॉइड ही होगा, मतलब ये इफेक्ट में आप नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल वेजरिंग, वेजरिंग मतलब आप जानते हैं सट्टेबाजी। जैसे मान लीजिए कि घोड़ा का रेस हो रहा है, वहाँ पे आप जाकर के बोलते हैं अगर ये जीता तो मैं तुम्हें 500 दूंगा, अगर वो हारा तो तुम मुझे 500 देना। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसके बाद देखिए, जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब वो चीज़ सर्टेन होना चाहिए। मान लीजिए आप एक बायर है, आप जाते हैं एक सेलर के पास, ठीक है, क्या है, किसके पास गए? आप सेलर के पास गए, उसके पास बहुत सारे बाइक हैं या बहुत सारे कार हैं। आपको ये सर्टेन करना होगा कि आप कौन सा, आप बस जाते हैं, आप बोलते हैं आई वांट टू बाय अ कार, वो भी हाँ बोल देगा, ठीक है, ओके यू विल बाय अ कार, आई एम रेडी टू सेल। तो क्या यहाँ पे सर्टेन हुआ कि आप किस कार का या किस बाइक का बात कर रहे हैं? ये तो सर्टेन नहीं हुआ, तो ये अनसर्टेन रह गया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपको सर्टेनली मेंशन करना होगा कि दैट बाइक, ठीक है, या वही कार, आप ब्लैक कलर का ही कार लेना चाहते हैं या वाइट कलर का ही कार लेना चाहते हैं, मारुति सुजुकी ही लेना चाहते हैं, आपको ये सर्टेन करना होगा। सर्टेनिटी अगर है तो वहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा और ये एसेंशियल एलिमेंट्स होगा। तो यही था कुछ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया है। अगर आपको पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।